हमारे साथ में बैरिस्टर आरिफ अंसारी हैं, आम आदमी पार्टी के गुजरात के माइनॉरिटी विंग के प्रेसिडेंट हैं। बैरिस्टर आरिफ, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि माइनॉरिटीज़ के लिए आपके पास क्या प्लान्स हैं? आप अध्यक्ष हैं माइनॉरिटी विंग के, ये लिखा है लघुमती सेल, तो माइनॉरिटीज़ को आपकी पार्टी क्या ऑफर कर रही है? देखिए, सबसे पहली बात तो हमारी पार्टी कोई धर्म की राजनीति तो करती ही नहीं है। वो एक ही राजनीति करती है, डेवलपमेंट की। और केजरीवाल साहब का पहले से डे वन से एक चीज़ है, शिक्षा और स्वास्थ्य। अगर मान लीजिए शिक्षा और स्वास्थ्य हमारे देश में सबसे अच्छा हुआ तो माइनॉरिटी उससे अछूती नहीं रहने वाली है। मुझे माइनॉरिटी का जिम्मा जरूर दिया गया है, लेकिन ये जो माइनॉरिटी को बरगलाया गया है 75 सालों से हिंदुस्तान के अंदर, कांग्रेस ने और बीजेपी ने हिंदू अपीजमेंट की राजनीति की और कांग्रेस ने मुस्लिम अपीजमेंट की राजनीति की। तो हम मुसलमानों के बीच में जाके ये कह रहे हैं कि जनाब, अगर मान लीजिए कि केजरीवाल साहब की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार यहाँ आती है तो जो सबसे बेहतरीन स्कूल होंगे, यूनिवर्सिटीज़ होगा, तो उसका फ़ायदा एक एक बच्चों को पहुँचेगा, एक एक लोग को पहुँचेगा। एंड माइनॉरिटीज़ आर नॉट अपार्ट फ्रॉम दैट। और जो ये लगातार माइनॉरिटीज़ की ओर से शिकायतें उठती हैं, गुजरात में ऐसे कई सारी माइनॉरिटी के लीडर्स हैं जो कहते हैं कि माइनॉरिटीज़ के साथ में यहाँ पर भेदभाव किया जाता है, उनको सुविधाएं नहीं मिलती, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। आप क्या मानते हैं, क्या ये स्थिति है गुजरात में? बीजेपी के अंदर ही तो होगी शायद, लेकिन हमारी पार्टी में तो ऐसी स्थिति बिल्कुल नहीं है। मैं आपकी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, गुजरात में आप घूम रहे हैं, माइनॉरिटी बीच में आप जा रहे हैं, आपको क्या ऐसा लगता है कि गुजरात में माइनॉरिटी के साथ में भेदभाव किया जाता है, या गुजरात में माइनॉरिटीज़ को भी सबकी तरह समान अपॉर्चुनिटी है? क्या लग रहा है आपको? ये तो आप खुद भी ग्राउंड पे ऊपर जाते हैं, आपको पता चलता है कि ये जो है ना, ये हमें नहीं दिया गया 75 सालों में। अगर माइनॉरिटीज़ को कलम दी गई होती और किताब दी गई होती ना, चाहे वो बीजेपी की सरकार होती या कांग्रेस की सरकार होती, तो हमें कोई मसला ही नहीं था। लेकिन इन्होंने जब हमसे शिक्षा छीन ली, हमसे स्वास्थ्य छीन लिया, अच्छे अस्पताल छीन लिए, क्लिनिक्स छीन लिए, हमारी स्कूलें छीन ली, तो आज हम लोग को इन्होंने गरीबी में धकेल दिया। आज हमारे बच्चे जो है पंचर बनाने लग गए, हमारे बच्चे जो है चाय का ठेला निकालने लग गए, और इस तरह के एकदम जो और जॉब्स है उसके अंदर आने लग गए। ठीक है, अब जब हम यहाँ पे आए हैं तो हम ये कहते हैं कि जैसा काम हमने दिल्ली में किया है वैसा काम यहाँ पे करेंगे। मुझे एक बात और समझाइए कि ये एक बात उठ रही है कि मुसलमानों के जो इश्यूज़ हैं, जो उनसे कंसर्न करते, जैसे कि मैं बिल्किस बानो के इशू की बात करूँ, उस पर आम आदमी पार्टी ने ना कोई आंदोलन किया, ना कोई प्रदर्शन किया, ना कोई बात रखी। तो बिल्किस बानो जैसे इशू पर आप लोग क्यों नहीं बोलते हैं? बिल्किस बानो के इश्यू के ऊपर मैं अपना ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं। अगर आप जाएंगे तो मेरे फेसबुक के लाइन के ऊपर, फेसबुक के टाइम लाइन पर क्या बोला आपने उसमें? मैंने उसके अंदर कहा कि जो कानूनी लड़ाई है, जो हम कानून के तरीके से लड़ना चाहते हैं, हम लड़ेंगे ज़रूर। अगर मान लीजिए सरकार ने कोई इस तरह का स्टैंड लिया है और कानून के विरुद्ध है तो हम बेशक लड़ेंगे, क्योंकि कानून ने उनको सजा दी हुई है। और अगर वो जो रेमिशन एक्ट है, अगर दैट इज़ इन अ कॉन्ट्राडिक्शन विद द लॉ, देन वी आर गोइंग टू गो टू द कोर्ट सर्टनली, इरिस्पेक्टिव ऑफ। आप एडवोकेट भी हैं और आप AOR आपने बताया ना गुजरात हाई कोर्ट में, इसीलिए मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि बिल्किस बानो वाले मामले में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम कानून के साथ में है, एक्ट ही ऐसा है, या किसी विशेष फैसले में है, सरकार के फैसले में है? एग्जैक्टली लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लगता है आपको, क्या हुआ है? देखिए, मैं आपको बार बार कहना चाह रहा हूँ कि ये जो सवाल जो जवाब आप मुझसे जानना चाह रहे हैं, मैं आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट। मैं तो सिर्फ एक ही बात जानता हूँ कि संविधान मेरा क्या कहता है। अगर संविधान के तहत गलत हुआ है, वो चाहे किसी भी धर्म का है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, चाहे बिल्किस बानो हो या कोई और हो, उसके साथ गलत हुआ है तो उसके साथ आम आदमी पार्टी कंधे से कंधा मिला के खड़ी है। उसके लिए अगर कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी, मैं आरिफ अंसारी तैयार हूँ, चाहे वो किसी भी पार्टी को, किसी भी जात की, लड़ने के लिए तैयार है? बिल्कुल तैयार है। अगर जो गलत हुआ है किसी भी धर्म में, आप कह रहे हैं अगर गलत हुआ है, तो मतलब क्लैरिटी नहीं है आपको कि गलत हुआ है कि नहीं बिल्किस बानो के मामले में? नहीं, देखिए, अभी ये अभी इलेक्शन का वक्त है। इस वक्त के ऊपर मैं इस तरह के बयान में जाके जाति धर्म के अंदर नहीं फंसना चाहता हूँ। मैं बार बार यही कहना चाहता हूँ कि जो हम राजनीति करने तो आए नहीं है, हम तो परिवर्तन चाहते हैं। हम तो क्या चाहते हैं कि समाज को अच्छी शिक्षा मिले, समाज को अच्छा स्वास्थ्य मिले, एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, करप्शन फ्री एक सोसाइटी मिले। ये बात आप लोग लगातार कह रहे हैं और ये बड़ी अच्छी बातें हैं, शिक्षा की बात करना, स्वास्थ्य की बात करना, इसमें कोई समस्या नहीं। लेकिन चूंकि आप माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष हैं, इसलिए ये सवाल उठ रहे हैं कि बिल्किस बानो पर आप लोग स्टैंड क्यों नहीं लेते हैं कि ये जो छोड़े गए हैं वो सही हुआ है, गलत हुआ है? कुछ तो बोलिए आप। जो स्टैंड लेना था हमने स्टैंड ले चुके हैं। मुझे भी पूछा गया फेसबुक के ऊपर कि सर गलत हुआ है कि आप बिल्किस बानो के बारे में केस लड़ेंगे। मैंने कहा है कि जिस दिन बिल्किस बानो चाहेगी कि आरिफ अंसारी आप मेरा केस लड़े, मैं उनका केस लड़ने के लिए तैयार रहूँगा। लेकिन बिल्किस बानो को तो सामने आना पड़ेगा ना भाई। बिल्किस बानो के साथ अन्याय हुआ है। आप तो ये तो ऐसा तो नहीं है ना कि मैं डोर टू डोर सबके जाऊँगा और खटखटाऊँगा कि भाई आपके साथ अन्याय हुआ। ये तो 6 साढ़े 6 करोड़ जनता के साथ मैं नहीं कर सकता ना।
लेकिन दिस इज व्हाट माय स्टैंड इज। बिल्किस बानो को कहना पड़ेगा कि बिल्किस बानो कल कहती है या कोई भी XYZ, मैं बिल्किस बानो के पर्टिकुलर में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर किसी समाज के अंदर किसी कानून का, देखिए हमारे यहाँ कानून का राज है ना, हमारे यहाँ कोर्ट है, एक व्यवस्था है ना, एक IPC है, CRPC है, एविडेंस एक्ट है, कोर्ट बाकायदा बनाई गई है। अगर कुछ सरकार ने गलत किया है, किसी को खुश करने के लिए गलत किया हुआ है, और अगर मान लीजिए उससे तकलीफ हो रही है, तो कोर्ट उसका फैसला करेगी। आप अपने हर बात में अगर शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं कि अगर गलत हुआ है तो, अगर ऐसा हुआ है तो, आपका क्या अपनी क्लैरिटी नहीं है कि बिल्किस बानो के मामले में गलत हुआ है या सही हुआ है? एक लाइन में अगर आप बात करना चाहें कि बिल्किस बानो के मामले में सही हुआ है, गलत हुआ है, कुछ तो क्लैरिटी। मैंने भी ये पत्रकार जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन पढ़ा हुआ है, और मुझे पता आप मुझे कहाँ घेरने की कोशिश कर रहे हैं। घेरने की बात हुई तो स्टैंड लेने की बात है। लघुमती सेल इसमें लिखा हुआ है, तो आपको तो बोलना चाहिए गलत हुआ है, सही हुआ, क्या बोलना चाहिए। तो क्या बोलना चाहिए? ये बोलना तो नहीं चाहिए जिससे कि समाज के अंदर एक दुर्व्यवस्था पे खड़ी हो जाए। अगर मैं फिर से बार बार कह रहा हूँ कि देखिए, बोलेंगे बिल्किस बानो के बारे में समाज में दुर्व्यवस्था खड़ी हो जाएगी, ये लगता है? ऐसा नहीं, मैं ऐसा नहीं कहा कि मैं अगर इसके फेवर में क्या ये स्टैंड ले रहा हूँ। हम फिर से बार बार कहते हैं कि देखिए, ये जो प्रॉब्लम्स आज हो रहे हैं, बेसिक उसका प्रॉब्लम क्या है? उसका बेसिक प्रॉब्लम यही है कि आपने सारी व्यवस्था को कलम छीन के उसको धकेल दिया है दीवार के साथ। अगर आप इस समाज को शिक्षित कर देंगे तो इस तरह के मसले मसाइल ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएंगे। और दूसरी बात, मैं मुस्लिम समाज से भी कहना चाहता हूँ कि जिस दिन हम लोग पढ़ लिख जाएंगे, जिस दिन हम लोग सारे लोग वकील, बैरिस्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बन जाएंगे, तो हम अपने देश को आगे लेके जाने की बात करेंगे, ना कि भूतकाल में जाके देखेंगे कि क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं है। अब मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है जनाब। भूतकाल हुआ। जो समाज भूतकाल को खंगेलता रहता है वो कभी तरक्की नहीं करता है। मुझे अगर अपने देश की तरक्की चाहिए, मेरे देश का विकास चाहिए, मेरे राज्य का विकास चाहिए, तो मुझे चीज़ों को कुछ आगे बढ़ के देखना पड़ेगा। बानो मतलब भूतकाल का मैटर है? नहीं, भूतकाल का मैटर नहीं है। मैं कहता हूँ कि भूतकाल में तो बहुत सी चीज़ें हुई है। आप 1947 से लेकर अभी तक देखिए, काफ़ी चीज़ें हुई है। तो क्या हमारा काम यही है कि हम गड़े मुर्दों को उखाड़ते रहे? अब एक चीज़ है कि अब आगे बढ़े हम। आगे हमारे पास क्या है? आगे हमारे साथ इस तरह की कोई चीज़ ना हो, हमारे साथ और दुर्व्यवस्था ना हो, किसी भी साथ कोई भी किसी को भी समाज के किसी भी वर्ग को दबाया नहीं जाए, ये हमारा देखने का काम है। ठीक है, एक बात मुझे और बता दीजिए कि मतलब ये एकदम आपने तय कर लिया है कि आप लोग सिर्फ स्कूल और अस्पताल पे ही बात करें? नहीं, हम विकास की बात करेंगे। विकास की बात? हम एक भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात करेंगे। हमारे संयोजक साहब क्या कहते हैं कि क्यों ना मेरा देश दुनिया का नंबर 1 देश बने। मैंने तो अमेरिका देखा है, मैंने तो इंग्लैंड देखा है, मैंने तो कनाडा देखा है, मैंने यूरोप देखा हुआ है। तो मेरा तो सपना है कि मेरे देश में भी ये जो सड़कें हैं ना, कारपेट की तरह सड़कें हो। मेरे देश में एक ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं हो कि जहाँ पे दिल्ली की तरह आपको जाके लाइन ना लगानी पड़े, आपके घर पे चीज़ आइए। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, अरे माफ की, कांग्रेस और ओवैसी की पार्टी, ओवैसी साहब की जो पार्टी AIMIM है, ये तो खुल के स्टैंड लेते हैं। बिल्किस बानो पर बोल रहे हैं ये लोग बोल रहे हैं खेड़ा में जो कूड़ा मारा जो युवकों को, उन सब पे बोल रहे हैं। ये एक फ़र्क है। और मैं आपसे ये सवाल, आपको लग रहा होगा मैं बार बार पूछ रहा हूँ, इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप लघुमती सेल के हैं, लेकिन कांग्रेस और AIMIM की तरह से आप इतना मुखर क्यों नहीं हैं इन मुद्दों पर जो मुसलमानों से जुड़े हुए मुद्दे हैं? खेड़ा में जो लोगों को मारा गया वो न्याय के खिलाफ था। मैं कहता हूं कि अगर खेड़ा में मुसलमानों को खुलेआम मारा गया तो साहब एक काम कर दीजिए, पुलिस को हटा दीजिए, कोर्टों को ताला लगा दीजिए। अभी आपने अगर लगा दिया? नहीं, लगाकर नहीं, दिखा है, ये तो पूरी दुनिया ने देखा है। तो आप एक काम करिए, आप पुलिस तंत्र को ख़त्म कर दीजिए, कोर्टों को बंद कर दीजिए और पुलिस को ही सारी सत्ता दे दीजिए। ये सब्जेक्ट अभी भी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। हाई कोर्ट में भी मैटर चली गई है, और जब हाई कोर्ट में मैटर चली जाती है तो इट इज़ अ सब जुडिस मैटर। उस पर नहीं बोलना चाहिए? उस पर मुझे नहीं बोलना चाहिए। मैं कानून का जानकार हूँ। अगर मैं प्रैक्टिस करता हूँ तो मुझे कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। गलत हुआ है, जिस किसी भी वर्ग के साथ गलत होगा उसके साथ हम खड़े रहेंगे। मैं माइनॉरिटी का हूँ, माइनॉरिटी के साथ एकदम फर्मली खड़ा हूँ। बताइए, बात आपने ओवैसी की है, तो साहब ये जो चाचा आते हैं ना हैदराबाद से टोपी पहन के, शेरवानी पहन के, ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं और मुसलमानों को बरगला के आपके वोटों को तोड़ देते हैं, और किसी न किसी तरह से ये आपको बीजेपी को फ़ायदा पहुंचा जाते हैं। किसी सूरत में मान लीजिए कि अगर इन्होंने अपना एक MLA निकाल लिया तो वो एक MLA विधानसभा में जाके गुजरात के क्या करेगा, मुझे बताइए। जब तक पूरी सरकार नहीं आएगी या आपके साथ अच्छा स्ट्रॉन्ग अपोजिशन नहीं होगा, तब तक आपकी बात वहाँ पे विधानसभा में नहीं। एक आखिरी सवाल ये बता दीजिए कि आपके जितने भी अभी कुल कितने उम्मीदवार डिक्लेयर हो गए हैं? अभी 8 डिक्लेयर हो गए अभी तक। उसमें से एक भी मुस्लिम नहीं? एक डिक्लेयर हुआ ना, कल हमारे साजिद रेहान को कल डिक्लेयर किया। कल 8 डिक्लेयर हुआ है, तो 107 बनाम 1 ये अभी तक का है रेशियो। अभी तो
108 107 बनाम 1 है, लेकिन अभी बाकी है ना 182 में से सीटें डिक्लेयर होनी चाहिए। कितनी सीटें मिलेंगी अभी माइनॉरिटीज? देखिए, अगर आप मुझे जो बार बार कह रहे हैं कि मैं लघुमती प्रदेश का प्रमुख हूं, तो साहब इस शोल्डर के ऊपर बहुत जिम्मेदारी आ जाती है। जब कहा जाता है देखने के लिए तो अच्छा लगता है कि प्रेसिडेंट है माइनॉरिटी सेल के, लेकिन कितनी जिम्मेदारी आती है, दी भी जाएगी मुझे। जिस दिन मुझे कहा जाएगा कि आरिफ अंसारी आप 5 सीटों के ऊपर लड़िए, तो 5 सीटों पर मुझे मेरी पार्टी को जिता के भी बताना पड़ेगा साहब। और मुझे पता है कि मेरी पार्टी मुसलमानों को टिकट देने जा रही है, माइनॉरिटीज़ को टिकट देने जा रही है। माई पार्टी इज़ नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग रॉन्ग विथ एनी पर्टिकुलर रिलीजन और एनी पर्टिकुलर कास्ट, किसी तरह का नहीं होने वाला। हमारी माइनॉरिटीज़ को टिकटें मिलने वाली है और इंशाल्लाह हम बिल्कुल ईमानदारी से लड़ेंगे। और इस बार आप देखिएगा, एबीपी न्यूज़ याद रखिएगा, जिस दिन रिजल्ट आएगा आप फिर मेरे पास आइएगा या मैं आपके पास आऊँगा कि इस बार परिवर्तन इस राज्य में आ रहा है। सवाल का जवाब और दे दीजिए। ये जो कहा केजरीवाल साहब ने कि नोटों पर गणेश जी और लक्ष्मी जी की तस्वीर होनी चाहिए, ये चीज़ें आपको, आप माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष हैं, आपको कबूल हैं ये सब चीज़ें? अगर इन्होंने ये कहा है, हमारे जो संयोजक साहब ने, अगर नहीं वाकई हाँ कहा है, चले मैंने भी सुना है, मान लेता हूँ मैं आपकी बात कि गणेश जी की और लक्ष्मी जी की, वो तो लक्ष्मी तो कहते हैं ना कि बोले पैसों की देवी है, वो गणेश जी है जो विघ्न हरता है। तो ये एक जो मुल्क है भारत में, ये तो नहीं कहता कि ये हिंदू मुल्क है, ये एक सेक्युलर मुल्क है। ये जो लोग पूरा बेवकूफ़ बना रहे हैं दुनिया में, हिंदुस्तान के लोगों को पूरी दुनिया में बेवकूफ़ बना रहे हैं, मंदिर बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो ये डर क्यों रहे हैं साहब? हमारे तो केजरीवाल साहब ने स्टैंड ले लिया, आप छापिए ना उसके ऊपर, गणेश जी को छापिए, आप फटाक देके कल के कल आरबीआई गवर्नर साहब को ऑर्डर दीजिए और छापिए। पता है इनको कि इनकी ये स्टैंड नहीं ले सकते। पर दूसरे भी धर्मों के प्रतीक चिन्ह है ना, फिर ये हो जाएगा कि आप एक ही धर्म के प्रतीक चिन्ह क्यों आप छाप रहे हैं उस पर, ये सवाल खड़े होंगे। तो बीजेपी वालों ने तो क्या किया? बीजेपी वालों ने तो फिर ये कहा ना कि खाली हिंदू अपीसमेंट की राजनीति करते हैं, हिंदू को खुश कर रहे हैं। अगर हमारे प्रधानमंत्री जी सबको साथ में लेके चलते जैसे राजनीति, हमारे अरविंद केजरीवाल साहब क्या कहते हैं, स्कूल बनाते हैं तो कभी कहते हैं कि इसके अंदर मुसलमान नहीं आएगा, कभी उन्होंने कहा है? उन्होंने कहा यहाँ सब आइए, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब कंधे से मतलब ला के पढ़िए, आगे बढ़िए, देश को तरक्की कीजिए। आप तो ये कहते ही नहीं हो, आप तो कहते हो मैं तो ये मंदिर बना दूंगा, फलाना बना दूंगा। तो आपको तो सिर्फ डर है कि मेरी सत्ता कहीं से चली ना जाए, बस दिन भर आपको कपड़े बदलने को चाहिए, कैमरामैन के साथ चाहिए। आपके जैसे कैमरामैन को पहले से कह दिया जाता है सर आ जाइएगा वहाँ पे और मेरी थोड़ी तस्वीर आनी चाहिए। हमारे साहब कहाँ कहते हैं? देखिए कितने सिंपल, वो रेनल्ड की कलम देखते हैं आप हमारे केजरीवाल साहब की, ये शायद मेरी कलम भी उससे महंगी होगी, शायद 15-20 रुपये की होगी। उनके साहब के तो हमारे 5 या 10 रुपये की कलम होती है, लेकिन कलम जो है ना 5 रुपये वाली वही काम करती है जो साहब की 2.5 रुपये वाली। गुजरात में हिंदुत्व से कोई डर तो नहीं आप? हिंदुत्व से क्या डर है? ये जो बीजेपी की सरकार है इनको अब शिक्षा से डर लगने लगा है, ईमानदारी से डर लगने लगा है कि जिस दिन ये सरकार आ जाएगी आम आदमी पार्टी की, तो हम जो है जो चोरी चपाटी कर रहे हैं ये सारी चीज़ें चली जाने वाली। सरकार आ रही है आपकी? बिल्कुल आ रही है। देख कितनी सीटें आ रही हैं? हम सरकार बना रहे हैं मेजोरिटी के साथ, पक्का है आप? एकदम डेफिनेट, वी आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट। मैं तो एक स्पोर्ट्समैन रहा हूँ जनाब, मैं तो कभी हारा नहीं हूँ, मेरे को हार पसंद ही नहीं है। नेशनल लेवल पे खेला है आपने स्पोर्ट्स? मैं नेशनल चैंपियन था, 1994 का गोल्ड मेडलिस्ट, अमेरिका गया, देश के लिए खेला, इंग्लैंड में खेला, कनाडा में खेला। आई हैव वॉन 36 गोल्ड मेडल फॉर माई कंट्री। सोच करके आपने पार्टी ज्वाइन की आम आदमी पार्टी? इसकी विचारधारा बहुत अच्छी थी, एक ईमानदार पार्टी है, देश के लिए काम। पहली एंट्री सियासत में? ये पहली एंट्री है, इसके बाद कोई दूसरी एंट्री होगी भी नहीं। ये मेरी देखिए टेस्ट मैच में 2 इनिंग होती है, फर्स्ट इनिंग सेकंड इनिंग। मेरी पहली इनिंग जो थी वो स्पोर्ट्स था, वो करियर 2006 में मैंने ख़त्म किया रिटायरमेंट के बाद। दूसरी इनिंग मेरी लॉ की हुई और ये मेरी 3rd इनिंग है पॉलिटिक्स की। और मैंने बार बार कहा है कि जिस दिन अगर आम आदमी पार्टी छोड़ूंगा जनाब, तो एक फ्लाइट लेके वापस इंग्लैंड चला जाऊंगा या अपनी बेटी के पास कनाडा चला जाऊंगा। बट आई एम नॉट गोइंग टू गो टू नाइदर कांग्रेस, नॉट मीम, ना ही बीजेपी में। शुक्रिया। तो आरिफ अंसारी साहब हैं, ये आम आदमी पार्टी के माइनॉरिटी सेल के प्रेसिडेंट हैं। तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखते हुए बार बार जोर दे रहे हैं कि स्कूल की बात कीजिए, एजुकेशन की बात और डेवलपमेंट की बात, और इस पर जोर दे रहे हैं कि अगर ये सारी बातें लागू हो जाएंगी तो एक का नहीं बल्कि हर कम्युनिटी का भला होगा। कैमरामैन वरुण के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज़, अहमदाबाद।